जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, आज से मैं करंट अफेयर्स की वीडियोज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि अभी होने वाली परीक्षा ROA को ध्यान में रखकर ही मैं करंट अफेयर्स की वीडियोज़ बनाऊँगी। और ये इसी बुक से बनाऊँगी जो आप देख रहे हैं, दृष्टि। एक आई दृष्टि की जो बुक आती है मार्केट में, उसी से मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो आप चलिए देखिए इसको। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। इस बुक में सबसे पहले यही दिए गए हैं, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से हम इन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है 3 जनवरी 2025 में। तो क्या है, ये हरिबाबू कंभमपति को जो क्या है उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दूसरा देखते हैं, केरल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है 2 जनवरी 2025 को केरल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन है? राजेंद्र आलरेंकर। तीसरा देख लेते हैं, मिजोरम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है 16 जनवरी 2025 को। तो क्या? विजय कुमार सिंह। ये क्या है आपके लिए, इस तरह के एक ही क्वेश्चन में सारे राज्यपाल पूछ सकते हैं मिलान करने के लिए, कि क्योंकि ये सारे के सारे जनवरी 2025 में ही नियुक्त किए गए हैं, तो आपको मिलान के पर्पज़ से भी इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिजोरम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है 16 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया विजय कुमार सिंह को। मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है तो 3 जनवरी 2025 अजय कुमार भल्ला को। बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान को। अब देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किन 2 राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए दिसंबर 2024 में। तो ये किए गए उत्तर प्रदेश और मणिपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश जो हमारा UP स्पेशल है उसकी करंट में भी ये हम शामिल कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझौता ज्ञापन कब तक वैध रहेगा, यानी कब तक मान्य रहेगा। तो ये जब से ये किया गया है तब से ये 3 वर्ष तक क्या है, मान्य रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है इस तरह से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देना। देख लेते हैं, मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने किन राज्यों के साथ ये समझौता किया था। तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ क्या है, ये समझौता किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजिकल का उद्घाटन कहाँ किया गया 15 दिसंबर 2024 को। तो ये किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किसने की। तो 19 दिसंबर 2024 को ये साझेदारी हुई, तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस साझेदारी के तहत किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। तो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को ये क्या है, संग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पहला राज्य किस परियोजना का अभिन्न अंग है। तो ये क्या है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया, यानी रिपोर्ट कहाँ जारी की गई इसकी 13 दिसंबर 2024 को। तो ये की गई IIT दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं ये दिस साइड, इस रिपोर्ट का, यानी जो हम IIT रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये कौन सी रिपोर्ट थी, ये थी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो जारी की गई थी, वो IIT दिल्ली के लिए की गई थी। इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थानों द्वारा किया गया। तो IIT मंडी, IIT गुवाहाटी और CSTEP बेंगलुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन सी IIT इसमें नहीं है। ये 3 ऑप्शन ये भी दे सकते हैं और एक और IIT इसमें जोड़ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इनको क्या है, याद कर लीजिएगा अच्छे से।
नेक्स्ट देख लेते हैं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिम का गहन विश्लेषण करना। जो कि सूखा पड़ता है और उसके लिए उसका गहन विश्लेषण करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं। तो क्या है 13, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं ये बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा इसमें दिए गए हैं। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में हैं। तो ये क्या है 11 आते हैं इसमें। पटना जो कि बिहार में है, अलापुझा जो कि केरल में है, चुराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट पांचों असम में हैं ये। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों क्या है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया। 1 दिसंबर को महाकुंभ सरकार ने इसे किस उसमें घोषित किया। तो ये नया ज़िला क्या है इसको बना दिया गया। इस नए ज़िले को किस नाम से जाना जाएगा। तो ये जाना जाएगा महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जनपद के नाम से ये जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ मेला जनपद का गठन कितने महीनों के लिए किया गया है। तो ये किया गया कितने महीनों के लिए किया गया था। महाकुंभ अब कंप्लीट हो चुका है, ये 4 महीने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल किए गए थे। इसमें गांव क्या है शामिल किए गए थे 67 गांव जो है शामिल किए गए थे। अब देखते हैं महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई थी। तो की गई थी सदर, सोराव और फूलपुर और करछना ये क्या है तहसीलें शामिल की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी। वैसे तो हमारे कितने ज़िले हैं 75 ज़िले हैं, जब इसको 4 महीने के लिए 76 ज़िले उत्तर प्रदेश के हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ मेला जनपद किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज अधिनियम 2017 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था कुंभ सहायक AI चैटबॉट, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति दी 25 नवंबर 2024 को। तो ये दी हीयू जल विद्युत परियोजना द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हीयू जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये क्या है अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में क्या है स्थित है। हीयू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी होगी। तो ये होगी 240 मेगावाट की होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हीयू जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी। तो होगी 1000 मिलियन यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी NMNF को किसके द्वारा मंजूरी दी गई 25 नवंबर 2024 को। तो दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है, यानी मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। मिशन मोड में ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी ये इसकी फुल फॉर्म बार बार बताई जा रही है NMNF की। इसकी फुल फॉर्म भी क्या है एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। का कार्यान्वयन किस वर्ष तक किया जाएगा। तो किया जाएगा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की वैधता अवधि वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF के तहत कितने बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर VRCS स्थापित किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे 10,000 VRCS।
नेक्स्ट देखते हैं, किसने विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित पहल विजन पोर्टल की शुरुआत की? तो कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा शुरुआत की गई। विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो क्या वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विजन पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। इसको क्या है, नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 21 नवंबर 2024 को? तो किया गया केरल को। केरल को क्या है, सम्मान सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, देश का शीर्षक समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? ये कोल्लम को किया गया, जिला जो है कोल्लम को किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला कौन सा है? तो क्या है, दरांग, असम में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिले का पुरस्कार किस जिले को मिला? तो कुलगाम, जम्मू और कश्मीर का ये जो कुलगाम है उसको मिला। आगे के देख लेते हैं इसके, यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये ज्योग्राफी का करंट अफेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को क्या है, जाना जाता है, यारलुंग जांगबो नदी को भारत में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये प्रस्तावित जल विद्युत बांध कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है, तिब्बत में है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो ये दिसंबर 2024 को, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे राज पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं, टोंगा का नया प्रधानमंत्री कौन बना? टोंगा का 22 जनवरी 2025 के एसाके वालू एके, ये क्या है, टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली माया सेंडू, इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। दी 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 5वां स्थान मिला भारत को। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो क्या है, अमेरिका। पहले स्थान में तो इंडिया को ये लोग कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही जो यूरोपियन देश हैं, तो ये अपने आप को महाशक्ति, महापावर बताते हैं और हैं भी, तो ये खुद को ही देंगे। और इनकी ही लोग बैठे होते हैं, इन्हीं की संस्थाएं हैं बनी हुई इन्हीं के द्वारा। वैसे भी हम क्वेश्चन को क्या है, सही कर सकते हैं अगर हमको नहीं भी पता है तो। क्या है, विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा चीन। और तीसरे स्थान पर रहा रूस। देखिए, अमेरिका, चीन, रूस, इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए। अब देख लेते हैं, वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियाँ नामक सूची में एशिया के कितने देश थे? तो एशिया के इसमें 4 देश शामिल करे गए थे, इसमें चीन जो कि सेकंड नंबर पे आया, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, ये 3 देश, और इसमें मतलब टोटल 4 देश जो क्या है एशिया से शामिल किए गए थे। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या है इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या 3 महिलाएं भारतीय क्या है शामिल की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जिसमें एक तो ये हो गई, इन्हें 28वां स्थान प्राप्त हुआ, 3 महिलाओं में एक ये हो गई। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इनको 81वां स्थान प्राप्त हुआ। किरण मजूमदार शॉ को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इनको हुआ 82वां। तो देखिए, ये तीनों महिलाएं हो गई, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार। निर्मला सीतारमण को 28वां स्थान मिला, यानी भारत में जो 3 महिलाएं उन्हें सबसे स्थान निर्मला सीतारमण को मिला। फिर रोशनी नादर मल्होत्रा को 81वां मिला, फिर किरण मजूमदार शॉ को 82वां मिला।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलोई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की? तो इटली ने क्या है, इन्हें नागरिकता प्रदान की। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 13 दिसंबर 2024 को। तो फ्रांसवा बायरू को क्या है, नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र यानी जिसे COP16 बोलेंगे, कहाँ आयोजित किया गया? ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया रियाद, सऊदी अरब में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। UNCCD COP16 का मुख्य विषय क्या था? ये मुख्य विषय इस तरह से पूछ सकते हैं। तो हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी आर लैंड आर फ्यूचर, इस तरह से इसका क्या है, विषय है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। COP बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला, तो इसको क्या है, नोट कर लीजिए। COP16 किस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ UNCCD की स्थापना 30वीं वर्षगांठ पर। इसकी 30वीं वर्षगांठ थी UNCCD की। UNCCD COP16 में कितने पक्षकारों की भागीदारी है? तो इसमें क्या 197 पक्षकार यानी 196 देश और एक यूरोपीय संघ इसमें क्या है, शामिल हैं। देखते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पर्सन ऑफ द ईयर ये पूछे जाते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने इन्हें नामित किया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की? तो क्या किसको दी? जनरल अशोक राज सिंघडेल को। किस देश ने विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया दिसंबर 2024 में? तो ये किया सीरिया की बात हो रही है यहाँ पे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कितने वर्ष तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हो गया? तो ये हो गया 13 वर्ष के बाद, गृह युद्ध के बाद इनका शासनकाल क्या है, समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? ये 6 दिसंबर 2024 को घोषणा की गई थी। तो कि अमेरिका बहरीन व्यापार सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता, यानी जिसे बोलेंगे CEPA। नेक्स्ट देखते हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए? पहली महिला, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला चाहे कोई भी और ऊपर से महिला है, तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम क्या है, याद रखिएगा, नेटेम्बो नदी नदेत वहा। इसको नोट कर लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उनको आप नोट कर लीजिए, बाकी आप ऐसे ही एक नज़र सुन लीजिए और देख लीजिए, अगर आते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फैंगल चक्रवात के कारण कौन से देश प्रभावित हुए? तो फैंगल चक्रवात, देखिए ये चक्रवात में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत और श्रीलंका देश क्या हैं, प्रभावित हुए थे फैंगल चक्रवात से, जो कि नवंबर दिसंबर 2024 में आया था। अब फैंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया? इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है आयोग कि कौन से चक्रवात का नाम किसने दिया। तो ये फैंगल चक्रवात का नाम जो दिया सऊदी अरब ने दिया, जो कि भारत और श्रीलंका में जिसका असर हुआ था, सऊदी अरब ने फैंगल चक्रवात का नाम दिया। फिर देखते हैं। प्रथम टाइम्स हायर एजुकेशन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया? तो KIIT यूनिवर्सिटी ने करा। KIIT यूनिवर्सिटी की विश्व में क्या रैंकिंग है? 92वीं रैंकिंग। इस रैंकिंग में भारत के संदर्भ में शीर्ष 3 स्थान पर कौन से संस्थान है? तो ये हैं अन्ना विश्वविद्यालय जिसकी रैंक 42 है, VIT यूनिवर्सिटी जिसकी रैंक 65 है, SRM यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसकी रैंक क्या है, 84 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो नवंबर 2024 में 180वें देशों ने 176वीं रैंक क्या है, मिली।
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं, किन संगठनों के सहयोग से पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और ALM एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा दिया गया। किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की। तो यूनिसेफ ने करी। वर्ष 2050 एक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। तो 2.3 मिलियन होगी। 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या 4 देशों में निवासित होगी। इसमें होंगे भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान। भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। तो ये होगी 350 मिलियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से क्या है सम्मानित किया। गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया। तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नाम से क्या है सम्मानित किया। नेक्स्ट देखते हैं, मेट्स मेटल्स योजना किस देश की है। तो ऑस्ट्रेलिया की है। ये ऑस्ट्रेलिया की नई योजना किस देश के प्रभावशाली युवाओं के कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करती है। तो यह भारत। ये योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए है। नवीकरण ऊर्जा और खनन के लिए है। अभियांत्रिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, वित्त प्रौद्योगिकी एवं कृषि प्रौद्योगिकी के लिए, यानी ये इसकी पूरी विशेष योजना का जो क्या है रूप है। मेट्स योजना का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो METES मेट्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो क्या, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। फिलीपींस में किस तूफान ने हाल में खतरे की स्थिति उत्पन्न की। तो ये कि मेन ई ने। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और आप जो देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र दृष्टि निरंतर, इसी बुक से मैंने आपके लिए भी वीडियो बनाई। तो अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।